प्रीएम्बल हमें ये कहता है कि वेयर एज इट इज एक्सपीडिएंट टू कंसोलिडेट, डिफाइंड एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस। अब इसमें 3 वर्ड्स दे रखी हैं, कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड। तो कंसोलिडेट क्या होता है? कंसोलिडेट मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट जो है इसको कोई अदर लॉ की सहायता नहीं चाहिए इन्फोर्स कराने के लिए, ये इटसेल्फ सफिशिएंट है। हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट ट्विंकल झा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल जुडिशरी प्लस। हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की सीरीज। उसका पहला पार्ट इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है और वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो प्लीज गो एंड चेक। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज जाके वो लेक्चर चेक करिए, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने सेकेंड मॉड्यूल ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ। तो आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविजन डिस्कस करेंगे, लेकिन बिफोर दैट कुछ बातें हम जान जाते हैं। अब इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो 1 ऑफ 1872 का है। 1 ऑफ 1872 का मतलब क्या होता है? 1872 में जो पहला एक्ट इनेक्ट हुआ था वो था इंडियन एविडेंस एक्ट। 1 ऑफ 1872, 2 ऑफ 1872 का मतलब ये होता है कि हर ईयर में कुछ एक्ट इनेक्ट होते हैं। तो जो एक्ट पहले इनेक्ट होता है उसका नंबर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है। तो ऐसे होते हैं, इसको कहते हैं ये सीरियल नंबर होता है। सो दिस इज 1 ऑफ 1872। तो ये 1872 का पहला एक्ट था जो इनेक्ट हुआ था। तो चलिए हमने देख लिया 1 ऑफ 1872। नाउ कुछ चीजें हैं, जैसे कि इंडियन एविडेंस क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ है या प्रोस्पेक्टिव लॉ है। अब रेट्रोस्पेक्टिव लॉ क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव लॉ क्या होता है? रेट्रोस्पेक्टिव लॉ ऐसा लॉ होता है जो कि बैक डेटेड से इन्फोर्स होता है। मतलब आज हमने कोई लॉ बनाया, उसको हम आज से लागू नहीं करेंगे, उसको हम बैक डेट से लागू करेंगे, ठीक है। तो ये होता है रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। जनरली जो प्रोसीजरल लॉ होते हैं जिसमें प्रक्रिया दे रखी होती है वो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ होते हैं, क्योंकि प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह से हम किसी चीज को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये तो प्रक्रिया चाहे बैकडेट से हो या आज से हो, हमें प्रक्रिया तो एक ही रखनी पड़ेगी ना। इसलिए जनरली जो प्रोसीजरल लॉ होता है वो रेट्रोस्पेक्टिव नेचर का होता है। नाउ प्रोस्पेक्टिव क्या होता है? जैसे कि आज हमने कोई लॉ बनाया, ये आज से लागू होगा, इसके पीछे के डेट से वो लागू नहीं होगा, वो आज से आने वाली जितनी भी चीजें हैं उस पे लागू होगा। फॉर एग्जाम्पल निर्भया रेप केस था, उसमें जो एक्यूज था, वन ऑफ द एक्यूज वाज जुवेनाइल, ही वाज माइनर। तो उसको इस चीज का एडवांटेज मिल गया और वो बस 3 साल में वो छूट गया। बाकी सारे एक्यूज को हैंग कर दिया गया, बट उसको बस 3 साल की सजा हुई। तो जस्टिस सिस्टम को ऐसा लगा कि नहीं, हमें रेप की लॉ के थोड़ी प्रोविजन स्ट्रिक्ट करने चाहिए। इसलिए जस्टिस वर्मा की कमेटी बैठाई गई और कुछ रिकमेंडेशन के साथ रेप के प्रोविजन को स्ट्रिक्ट कर दिया गया। बट ये जो स्ट्रिक्टनेस थी वो उस डेट से लागू हुई, ना कि वो बैक डेट से लागू हुई, ठीक है। क्योंकि हमारा आईपीसी जो है, इंडियन पीनल कोड जो है, वो प्रोस्पेक्टिव लॉ है। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, जैसे मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, ये एक प्रोसीजरल लॉ है। तो ये क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव लॉ है। ये बैक डेट से लागू होता है, एनफोर्स होता है, बैक डेट से अप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा है। नाउ अब हम ये देखेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रीएम्बल में क्या दे रखा है। तो चले देखते हैं। प्रीएम्बल हमें ये कहता है कि वेयर एज इट इज एक्सपीडिएंट टू कंसोलिडेट, डिफाइंड एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस। अब इसमें 3 वर्ड्स दे रखी हैं, कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड। तो कंसोलिडेट क्या होता है? कंसोलिडेट मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट जो है इसको कोई अदर लॉ की सहायता नहीं चाहिए इन्फोर्स कराने के लिए, ये इटसेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है। ये होता है कंसोलिडेशन। मतलब कंसोलिडेट किया हुआ है इंडियन एविडेंस एक्ट को, कोई और एक्ट नहीं आएगा इसको इन्फोर्स कराने के लिए, ये इटसेल्फ में इन्फोर्स हो सकता है, ठीक है। ये हो गया कंसोलिडेट का मतलब। नाउ डिफाइन तो आप बखूबी जानते हैं कि डिफाइन मतलब क्या होता है, परिभाषा। डिफाइन किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट को, ठीक है। नाउ थर्ड वर्ड इज अमेंड। अमेंड मतलब क्या होता है? कोई ऑल्टरेशन, कोई चीज का एडिशन, कोई चीज का डिलीशन। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, अमेंडमेंट में आती है। तो हम जो है इंडियन एविडेंस एक्ट को शॉर्ट में ये कहा गया कि इंडियन एविडेंस जो है एक कंसोलिडेट एक्ट है, ये डिफाइन किया गया है एंड इसको अमेंड किया जा सकता है। तो 3 वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है।
अब हम आते हैं, एक चीज मैं भूल गई थी स्टार्टिंग में बताना, प्रीवियस सेशन में मैंने आपसे एक सवाल पूछा जो कि ये था कि सर स्टेफन से पहले किसी का ने ड्राफ्ट किया था इंडियन एविडेंस एक्ट और जिसका ड्राफ्ट रिजेक्ट हो गया था, तो ही वॉज हेनरी समनर मीन, जिन्होंने ड्राफ्ट किया था। कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया और मैं प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज के सेशन से जो भी मैं सवाल पूछूं मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करिए, इससे मुझे भी खुशी होती है कि आप लोगों को कंसेप्ट समझ आ रहा है। ठीक है, तो एंड ऑफ सेशन में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, उसका जवाब जरूर दीजिएगा। अब ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो इनेक्ट कब हुआ था, इनेक्टमेंट कब हुई थी इस एक्ट की? तो 15 मार्च ऑफ 1872, ये डेट याद रखिएगा, 15 मार्च 1872 में ये एक्ट इनेक्ट हुआ था। ठीक है, लास्ट सेशन में मैंने आपको एक डेट बताई थी जो कि थी 1 सितंबर ऑफ 1872। वो क्या डेट थी? वो कमेंसमेंट डेट थी, वो इनेक्टमेंट डेट नहीं थी, वो कमेंस, उस दिन हमारा एक्ट कमेंस हुआ था। कमेंस मतलब क्या होता है? जिस दिन से एनफोर्स हो जाता है कोई चीज, जिस दिन से एक्ट एनफोर्स हो जाती है, जिस दिन से एक्ट कंट्री पे लागू होती है, वो इन्फोर्समेंट डेट होती है। इनेक्टमेंट डेट क्या होता है? जिस दिन उसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिला। हम सब जानते हैं कि कोई एक्ट पास होने में क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है कि वो जो भी बिल होती है, ऑर्डिनरी बिल, वो दोनों हाउस से पास होती है, देन उसको प्रेसिडेंट का एसेंट लेना पड़ता है। तो जिस दिन प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया वो डेट हो जाती है इनेक्टमेंट डेट। तो याद रखिएगा 15 मार्च 1872 is the enactment date of Indian Evidence Act और 1 सितंबर 1872 is commencement date of Indian Evidence Act। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा और कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। चलिए, तो अब देखते हैं इन्फोर्समेंट, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है कहाँ तक लागू है। ठीक है, उसका एक्सटेंट क्या है, कहाँ तक है, वो कहाँ तक सीमित है उसकी पावर। तो इंडियन एविडेंस एक्ट होल ऑफ इंडिया पे लागू होती है। पहले जम्मू एंड कश्मीर पे इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होती थी, याद रखिएगा, पहले नहीं थी। लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को हटा दिया है, तब से ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल है। एंट्री 44 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, याद रखिएगा, एंट्री 44 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से एविडेंस एक्ट को होल ऑफ इंडिया पे लागू कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर को इंक्लूड करके। ठीक है, अब जो इंडियन एविडेंस है एक्ट है ये तो एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया में, ये क्लियर हो गया। अब हम ये देखेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट क्या सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे एप्लीकेबल है या ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स पे भी एप्लीकेबल है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होती है? जो कोर्ट के सामने होता है। ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स है वो ट्रिब्यूनल के सामने होता है। तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे एप्लीकेबल होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स पे नहीं एप्लीकेबल होता है। और वो जो कोर्ट है उसमें इंक्लूड होता है कोर्ट मार्शल भी, लेकिन वैसे कोर्ट मार्शल नहीं होंगे जो कि नेवी, एयरफोर्स और नेवल डिसिप्लिन एक्ट के अंदर कन्वीन किए हुए हैं। तो वैसे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होते हैं जो कोर्ट के सामने होते हैं और कोर्ट मार्शल के सामने होते हैं, बट जो इन सब के अंदर कन्वीन किया गया है, इन सब के अंदर जिसको फॉर्म किया गया है, नेवल, आर्मी, एयरफोर्स, तो इन सब के अंदर जो कोर्ट आते हैं वो नहीं होंगे, उनके लिए स्पेशल कोर्ट बनाई जाती है, उनका स्पेशल प्रोसीडिंग्स चलता है। ठीक है, ये नॉर्मल के अंदर नहीं आते, नॉर्मल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर नहीं आते हैं। ये सारी बातें जो हैं, एक्सटेंट है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे एप्लीकेबल है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स पे एप्लीकेबल नहीं है, ये हमें सेक्शन 1 में दे रखा है। अब आती है एक और बात, क्या इंडियन एविडेंस एक्ट जो है आर्बिट्रेशन पे एप्लीकेबल है या नहीं? तो नहीं, ये आर्बिट्रेशन पे एप्लीकेबल नहीं है। बहुत टाइम, सेवरल टाइम ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन चुका है और बहुत सारे ऑप्शन दिए रखे रहते हैं जिसमें कि एक ऑप्शन होता है आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन पे जो है इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। नाउ द सेकेंड थिंग, एफिडेविट। एफिडेविट पे भी इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, अब एफिडेविट पे क्यों नहीं होता है? कभी आपने सोचा ऐसा कि क्यों नहीं होगा एफिडेविट पे? वो इसलिए कि एफिडेविट क्या होती है कि किसी पर्सन की जो है, जो कोई पर्सन है जो वो फैक्ट जानता है, वो बोलता है कि हाँ ये ऐसा ऐसा फैक्ट है और मैं इसको एफिडेविट के थ्रू बताता हूँ कि हाँ ये फैक्ट है। कभी भी जो है एफिडेविट बिलीव पे नहीं दी जा सकती है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, कुछ एक्सेप्शन है इसके।
लेकिन जनरल केस में जो एफिडेविट है वो फैक्ट की दी जाती है, नॉट बिलीफ की। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारी बातें जो आज मैंने आपको बताई ये थी सेक्शन 1 में दी रखी थी। ये सेक्शन 1 की मैंने डिटेल बाइफर्केशन आपको बताया है। आप एक बार एविडेंस एक्ट का सेक्शन 1 रीड करना और सारी चीजें आपको जो जो मैंने बताई है वो सारी चीज उसमें कवर की है। अगर मैंने कुछ भी मिस किया हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो वो भी प्लीज कमेंट करके बताएं। तो चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन सेगमेंट पे। तो आज का क्वेश्चन है, इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, एविडेंस वर्ड जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, वो कौन सा वर्ड है जिससे इंडियन एविडेंस एक्ट डिराइव हुआ है और उस वर्ड का मीनिंग क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्लीज बताएं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। सो दिस इज ट्विंकल झा signing off today's session. Thank you.